हेलो नमस्कार। आज साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर रिवीजन के लिए हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लिया है, जीव जनन कैसे करते हैं। आज की क्लास देखने से आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो सकता है। हमने पहले से आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा, अब टाइम है रिवीजन करने का। तो रिवीजन कैसे करें इसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। हम बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। आज का चैप्टर स्टार्ट है। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो जनन है वो कैसे करते हैं, जीव कैसे करते हैं, जीवों में जनन कैसे होता है आज की क्लास में पढ़ेंगे। और पादपों में यानी जो प्लांट्स है उसमें जनन कैसे होता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जीवों में जनन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें जनन कैसे होता है, मानव में जनन कैसे होता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे मेल में बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग जो जीव जंतु हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये अमीबा है, अमीबा कैसे जनन करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आलू में, यहाँ धनिया है, ये कैसे पेड़ पौधों में जनन हो रहा है, कायिक प्रवर्धन के थ्रू ये जनन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रा है, यहाँ बिल्ली है, यहाँ पर चिड़िया देख सकते हैं और यहाँ मानव है। तो ये लोग जनन कैसे करते हैं और क्या होता है जनन, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या लाइफ में जनन का इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आखिर जनन की आवश्यकता क्यों होती है और क्या जरूरी है, पीढ़ी को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन करना जरूरी होता है। यानी अगर जनन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे पीढ़ियां समाप्त हो जाएगी, चाहे वो मानव में हो, जानवर में हो या किसी भी चीज में। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे जनन की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, इसके बारे में आज की क्लास में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर का नाम है, क्लास 10th में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मानव में जनन करने के लिए इन ऑर्गन्स का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्म और यहाँ पर जो शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम है। यहाँ आप देखेंगे जीवों में जनन कैसे हो रहा है। ये हाइड्रा, ये प्लेनेरिया है, ये अमीबा है। तो इनमें जनन किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है, पुनरुत्भवन के द्वारा जनन किस में होता है, द्विविखंडन के द्वारा जनन किस में होता है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। कायिक प्रवर्धन के बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछे हुए क्वेश्चंस है इन सब टॉपिक्स से। तो आज की क्लास में हम अच्छे से समझेंगे और ये रिवीजन करेंगे अच्छे से, क्योंकि पहले से हमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, अब टाइम है रिवीजन का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जनन यानी रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, आखिर जनन कहाँ किसे जाता है, रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया, ये सभी जीवों में होती है, चाहे वो मानव हो, जानवर हो, कोई भी जीव हो, उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया यानी जनन की प्रक्रिया होती है। तो जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने समान दूसरे जीवों को जन्म देते हैं, जनन कहलाते हैं। आप देखते हैं, हम सब देखते हैं कि जीव जो है अपने समान ही जीवों को जन्म देते हैं। कोई मानव यानी मनुष्य किसी जानवर को जन्म नहीं देता, या फिर कोई जानवर किसी मनुष्य को जन्म नहीं देता। इसका मतलब कि जो जनन होता है वो जिसमें होगा अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मानव जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने समान दूसरे जीवों को जन्म देते हैं। अगर मनुष्य जन्म दे रहा है तो वो एक मनुष्य को ही जन्म देगा। यहाँ पर देखेंगे चिड़िया जन्म दे रही है तो एक चिड़िया को ही देगी। यहाँ बिल्ली देख रहे हैं, बिल्ली जन्म दे रही है तो एक बिल्ली को ही जन्म दे रही है। तो अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाती है, जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे रिप्रोडक्शन जनन किसे कहते हैं। जनन यानी जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो जीव है वो अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं। मानव है, मनुष्य है तो मनुष्य को ही जन्म देगा, जानवर है तो वो जानवर को ही जन्म देगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई जानवर मनुष्य को जन्म दे या कोई मनुष्य जानवर को जन्म दे। तो अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं, किसके अंतर्गत, जनन के अंतर्गत। तो इससे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, जन्म कहते हैं। यहाँ पर आप फिगर के थ्रू समझ सकते हैं, एक मानव को ही जन्म दिया, एक चिड़िया को जन्म दिया और एक बिल्ली को ही जन्म दी है। आगे देखेंगे जनन की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है जनन की, क्या इंपॉर्टेंस लाइफ में जनन का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
देखिए, जनन की सबसे ज्यादा आवश्यकता और उपयोगिता किसी जाति विशेष की निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। यानी जनन का सबसे ज्यादा आवश्यकता क्यों है? किसी जाति विशेष को बनाए रखने के लिए। जाति विशेष का मतलब मानव जाति को बनाए रखने के लिए जनन करना जरूरी है। जानवरों में बात करें तो जानवरों की जाति को बनाए रखने के लिए, निरंतर बनाए रखने के लिए जानवरों में जनन जरूरी है। तो जाति विशेष का मतलब क्या है कि अगर मानव जनन नहीं करेगा तो मानव की जाति निरंतर नहीं चल पाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। अगर जीव जंतु जन्म नहीं करेंगे तो जीव जंतुओं की जाति समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे जनन की सबसे ज्यादा आवश्यकता और उपयोगिता किसी जाति विशेष की निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। जनन के थ्रू ही आज पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की संख्या बढ़ रही है। जानवरों में भी बात करें तो जानवरों की संख्या कैसे बढ़ती है? वो जनन के थ्रू ही बढ़ती है। अगर मानव जनन करना बंद कर दे तो जनसंख्या कम हो जाएगी या फिर ये पीढ़ियां समाप्त हो जाएगी। अगर जानवर जनन करना बंद कर दे तो जानवरों की संख्या खत्म होने लगेगी, उनकी जो निरंतरता है वो बनी नहीं रह पाएगी। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है? जनन द्वारा जीव अपने समान लक्षणों जीव उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जनन के द्वारा जीव क्या कर सकते हैं? अपने समान, जैसे जो रिप्रोडक्शन के थ्रू, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जनन द्वारा जीव अपने समान लक्षणों के जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। लक्षण का मतलब क्या होता है? मानव का जो लक्षण है वो मानव के जो रिप्रोडक्शन करेगा, जनन करेगा, मानव को जन्म देगा तो अपने समान लक्षण को ही, यानी जो मनुष्य के लक्षण है वो ही मनुष्य जो जन्म देगा बच्चे को, वो उसके लक्षण मनुष्य वाले भी उसमें आएंगे। जानवर किसी जानवर को जन्म दे रहा है तो उसमें कौन से लक्षण होंगे? जानवर वाले। मनुष्य किसी मनुष्य को जन्म दे रहा है तो मनुष्य के लक्षण किसमें होंगे? उस जो बच्चा जन्मा है उसमें होंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मानव है उसमें जानवरों के लक्षण हो या कोई जानवर है उसमें मानव के लक्षण हो। तो अपने समान लक्षणों को ही अपने समान लक्षण वाले जीवों को उत्पन्न करते हैं। इससे हम क्या समझते हैं कि जनन द्वारा जीव अपने समान लक्षण वाले जीवों को ही उत्पन्न करते हैं। मनुष्य है तो मनुष्य वाले लक्षण को ही उत्पन्न करेगा। अगर मनुष्य किसी को जन्म दे रहा है, किसी बच्चे को, तो उस बच्चे में भी मनुष्य वाले लक्षण होंगे। जानवर किसी जानवर को जन्म दे रहा है तो उस जानवर में भी जानवर वाले लक्षण होंगे। तो ये उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे, जीवों के आनुवंशिक लक्षण उनकी संतानों में वंशागत होते हैं, इसी कारण संतानें जनकों के समान होती है। जीवों के आनुवंशिकी लक्षण, आनुवंशिकी लक्षण का मतलब जो लक्षण मम्मी पापा में वो बच्चे में आते हैं उसे हम कहते हैं आनुवंशिकी लक्षण। तो यहाँ पर लिखा है जीवों के आनुवंशिकी लक्षण उनकी संतानों में वंशागत होते हैं, यानी जो आनुवंशिकी लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में बढ़ते हैं। आपके जो लक्षण है वो आपकी मम्मी पापा के लक्षण आप में आए, आपके लक्षण आपके बच्चों में जाएंगे तो वंशागत वो बढ़ते रहते हैं तथा इसी कारण संतानें जनकों के समान होती है। इसी कारण जो संतान होती है वो किसके समान होती है? जनक यानी पेरेंट्स के समान होती है। आगे देखेंगे, जनन यानी लैंगिक जनन द्वारा संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जनन जो मानव में जनन होता है, पशु पक्षियों में जनन हो रहा है, चिड़िया में जन्म हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? तो लैंगिक जनन के थ्रू हो रहा है। लैंगिक जनन में क्या होता है? दो जनकों की आवश्यकता पड़ती है, नर और मादा की। यहाँ पर क्या है? जनन लैंगिक जनन द्वारा संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। यानी लैंगिक जनन जो होता है मनुष्यों में हो रहा है, पशु पक्षियों में हो रहा है, तो उनमें क्या होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इस लाइन से ये समझ रहे हैं हम। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? सबसे पहले हमने जनन किसे कहते हैं ये देखा। क्या आवश्यकता है जनन की? निरंतरता को बनाए रखने के लिए किसी जाति विशेष की मानव जाति को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। पशुओं को निरंतर बनाए रखने के लिए उनकी जाति को जनन आवश्यक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? जनन जीव अपने समान लक्षणों को यानी अपने ही जैसे लक्षणों को जन्म देते हैं। और आगे हम देखेंगे जीवों के आनुवंशिक लक्षण उनकी संतानों में वंशागत आते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण जीवों में आते होते हैं। और यहाँ पर दिया है कि लैंगिक जनन के अंतर्गत संतानों में विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। आगे देखेंगे जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। जनन के कितने प्रकार होते हैं? तो हमने पढ़ा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन के दो टाइप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें क्या होता है? नर और मादा यानी मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक पेरेंट ही बच्चे को जन्म देता है, एक पेरेंट ही जीव का जन्म करता है, जीव को जन्म देता है, तो वो अलैंगिक जनन में आएगा। आगे देखेंगे, देखिए इस प्रकार के जनन में दो जनकों से नई संतान का निर्माण होता है। किस प्रकार के? लैंगिक जनन में। ये बात हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन में दो जनकों से नई संतानों का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल की। तो इनके द्वारा जो निर्माण होता है जनकों का, दो जनकों
से नई संतान का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं दो प्रकार के युग्मक यानी गैमेट बनाती है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं कौन सी है? यहाँ पर देखिए, दो प्रकार के युग्मक यानी जो गैमेट है बनाती है। कौन से युग्मक की बात हो रही है? स्पर्म और ओवम यानी अंडाणु और शुक्राणु की बात हो रही है। स्पर्म यानी शुक्राणु, ओवम यानी अंडाणु। इन युग्मकों के संयोजन यानी निषेचन के फलस्वरूप संतान की उत्पत्ति होती है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट क्या है? शुक्राणु, स्पर्म है। फीमेल गैमेट क्या है? ओवम यानी अंडाणु। इनका जब निषेचन होता है तो उसके फलस्वरूप संतान की उत्पत्ति होती है। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है? जो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है वो कहलाता है आंतरिक निषेचन, और जो शरीर के बाहर होता है उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन सभी जीव जंतुओं में होता है, मानव में होगा, चिड़िया में होगा, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस सब में होता है, लेकिन जो मेंढक है उसमें बाह्य निषेचन होता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर देखेंगे इन युग्मकों के संयोजन, कौन से युग्मक? ओवम और यहाँ पर स्पर्म की बात हो रही है। इन युग्मकों के संयोजन के निषेचन के फलस्वरूप संतान की उत्पत्ति होती है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं और निषेचन की क्रिया होती है, उसके दौरान उसके थ्रू क्या होता है? संतान की उत्पत्ति होती है, बच्चे का जन्म होता है। आगे देखेंगे, इन जनकों में अर्धसूत्री मायोटिक विभाजन के फलस्वरूप नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इन जनकों में कैसा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। पूछा जा सकता है लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे, इसके पश्चात मादा व नर युग्मकों का निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। जब दो युग्मक मिलते हैं, अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, तो उससे क्या बनता है? युग्मनज, जाइगोट बनता है। ठीक है, इसका निर्माण होता है। लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति अपने माता व पिता के पूर्णतः समरूप नहीं होते, किंतु अधिकतर लक्षण समान होते हैं। लैंगिक जनन यानी कि जो लैंगिक जनन है जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता होती है, जो उनसे संतान उत्पन्न होते हैं, जो संतान बनते हैं वो अपने माता पिता की तरफ पूरी तरीके से नहीं होते, लेकिन माता पिता के कुछ लक्षण जो होते हैं उसमें आते हैं। यानी कि विभिन्नताएं होती हैं। लैंगिक जनन में जो संतान की उत्पत्ति होती है वो पूरी तरीके से अपने मम्मी पापा की तरह नहीं होते हैं। उनमें देखिए पूरी तरीके से समरूप नहीं होते, किंतु अधिकतर लक्षण मम्मी पापा के कुछ लक्षण उनमें आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा लैंगिक जनन के बारे में। आगे देखेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक के द्वारा नई संतान का निर्माण होता है। हमने अभी पढ़ा कि जो लैंगिक जनन है उसमें दो जनकों की आवश्यकता होगी, मेल और फीमेल की। अलैंगिक जो जनन है इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसके द्वारा संतान का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जिस संतान का जन्म होता है वह अनुवांशिकी रूप से पूरी तरीके से अपने जनक के समान होता है। जो अलैंगिक जनन होता है इसमें जो जन्म होता है वो पूरी तरीके से, जिस संतान का जन्म हो रहा है पूरी तरीके से अपने पेरेंट के जैसा ही होगा, उनके समान ही होगा। लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, पूरी तरीके से मम्मी पापा के जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ लक्षण उसमें आते हैं। अलैंगिक जनन में पूरी तरीके से अपने पेरेंट के जैसे ही होंगे। चाहे एक ही जनक होते हैं तो जो बच्चे का संतान का निर्माण होता है वो कैसा होता है, अनुवांशिकी रूप से पूरी तरह से अपने जनक के समान ही होता है। आगे देखेंगे पादपों और जंतुओं दोनों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। कुछ पादप में और कुछ ऐसे जंतु हैं जिसमें अलैंगिक जनन पाए जाते हैं। केवल निम्न स्तर के जंतु, सभी जंतुओं में नहीं, जो निम्न स्तर के जंतु जैसे अमीबा है, यूग्लिना है आदि में देखने को मिलता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किस में मिलता है? जैसे अमीबा हो गया, निम्न स्तर के जो जंतु हो गए उनमें मिलता है, और सभी जीव जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। आगे देखेंगे लैंगिक जनन हमने समझा। अब देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार कैसे हैं, कितने प्रकार है अलैंगिक जनन के, ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अलैंगिक जनन के प्रकार। पहला है विखंडन। ये जो प्रकार है ये पहला क्या है? विखंडन यानी फिजन। फिजन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, और ऐसे फिजन के थ्रू ये जो अलैंगिक जनन है फिजन, इसके द्वारा कौन से जीव का निर्माण होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस विधि में परिपक्व पादप विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। यह क्रिया द्विपखंडन यानी बाइनरी फिजन कहलाती है।
विखंडन में क्या होता है, इस विधि में जो परिपक्व पादप होते हैं, परिपक्व पादप विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। यहाँ पर आप अमीबा का फिगर देख सकते हैं, ये अमीबा की कोशिका है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाजित हो रही है, ये दो पार्ट में कोशिका विभाजित होगी और ये अलग अलग दो कोशिकाएं बन जाती है। दो कोशिका बनकर दो अमीबा का निर्माण करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो अमीबा बन चुका है, पहले एक ही अमीबा था। यहाँ पर लिखा है इस विधि में परिपक्व पादप विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभाजित हो रहा है। ये पहले एक कोशिका है, ये विभाजित हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाजित होकर यहाँ पर आप देखेंगे ये दो कोशिकाएं बना ली है और दो अमीबा का निर्माण हो चुका है। तो ये किस विधि के द्वारा हुआ है, विखंडन के द्वारा। पूछा जाएगा कि विखंडन किस में होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में या इन सभी में, तो हम बताएंगे इन सभी में होता है। द्विविखंडन क्या होता है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो दो भागों में विभक्त होती हैं और दो नए जीव का निर्माण करती हैं। यहाँ पर आप अमीबा के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। आगे देखेंगे खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, खंडन किस में होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके दो या अधिक खंडों में टूट जाते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, खंडन में, इस विधि में जो बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय, जैसे यहाँ पर अमीबा था, खंडन एक कोशिकीय में हो रहा है। अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय, इसके अंदर एक कोशिका है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है खंडन फ्रेगमेंटेशन, ये बहुकोशिकीय में होता है। बहुकोशिकीय यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सवाल है स्पाइरोगायरा, तो बहुकोशिकीय में खंडन हो रहा है। इसमें क्या होता है, पूर्ण वृद्धि करके दो या अधिक खंडों में टूट जाता है। जो कोशिकाएं होती है बहुकोशिकीय, यहाँ पे देखिए इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके एक दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। उसके बाद इसके पश्चात प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया स्पाइरोगायरा और राइजोपस। यहाँ पर स्पाइरोगायरा का फिगर आप देख सकते हैं। स्पाइरोगायरा, इसमें क्या हो रहा है, ये जो बहुकोशिकीय है इनका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूटती हैं और जो प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं वो एक पूर्ण जीव बना लेते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये स्पाइरोगायरा शैवाल है, इसका एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल राइजोपस भी हो सकता है। आगे देखेंगे मुकुलन। मुकुलन यानी बडिंग किस में होता है, देखिए इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पे एक उभार बनता है जो मुकुल यानी बॉड कहलाता है। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जैसे ईस्ट और हाइड्रा में। मुकुलन किस में होता है यानी बडिंग किस में होता है, इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर जीव है इसके शरीर पर एक उभार जैसा आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उभार जैसा आ रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रा का। ये उभार जैसा आ रहा है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उभार थोड़ा बड़ा हुआ और यहाँ पर ये उभार ऐसे हो जाता है और एक नया यहाँ पर हाइड्रा बना लेता है। तो मुकुलन हाइड्रा में क्या होता है, जो मुकुलन होता है इसमें जनन कोशिकाओं पे एक उभार बनता है। जो ये उभार बना है इसको हम क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे। इस उभार को हम कहते हैं मुकुल। मुकुल कहलाता है। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और एक नया हाइड्रा का रूप ले लेता है, जैसे एग्जाम्पल में ईस्ट और हाइड्रा। तो मुकुलन समझ में आया किस में होता है। आगे देखेंगे पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन किस में होता है। पुनरुद्भवन किस में होता है, यहाँ पर देखेंगे किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नए जंतु की उत्पत्ति होना पुनरुद्भवन यानी पुनर्जन्म कहलाती है। यहाँ पर क्या होगा, नए जंतु की उत्पत्ति होना। समझ में आया। देखिए किसी जंतु के किसी भी भाग को काट कर, ये एक जंतु है, इसके किसी भी भाग को अगर काट दिया जाए, चाहे जितने पार्ट में इसको काट दिया जाए, ये एक अलग प्लेनेरिया बन जाएगा। तो पुनरुद्भवन रीजनरेशन किस में होता है, प्लेनेरिया में। सबसे अधिक रीजनरेशन पावर किस में होती है, प्लेनेरिया में। रीजनरेशन या पुनरुद्भवन या पुनर्जनन हम कह सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक प्लेनेरिया है, इसको 3 भागों में काट दिया गया और ये धीरे धीरे बड़ा होकर के ये 3 नया प्लेनेरिया यानी 3 जीव बन गए। तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसमें होती है, प्लेनेरिया में होती है। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो पुनरुद्भवन किसमें होता है, प्लेनेरिया में होता है। पुनरुद्भवन क्या होता है, जीव के शरीर को काट दिया जाता है, कितने भी भाग में काटे वो एक नया जीव बन जाता है। आगे देखेंगे कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कायिक प्रवर्धन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ पादप जैसे गन्ना, गुलाब या अंगूर आदि को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है। कायिक प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गन्ना हो गया, अंगूर हो गया, गुलाब हो गया, इनको उगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कायिक प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसके द्वारा उगाए गए पादपों में बीज की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी हम बीज से गन्ना नहीं उगा सकते, गुलाब बीज से नहीं उगा सकते, अंगूर बीज से नहीं उगा सकते।
आगे देखेंगे कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं। कायिक प्रवर्धन कौन से होते हैं? एक तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। देखिए जो कायिक प्रवर्धन है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का ये तीन उदाहरण है। जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है इसमें जड़ों के द्वारा उगा सकते हैं, बाय रूट्स के द्वारा। कौन कौन से में? जैसे शकरकंद हो गया, पुदीना हो गया, इसमें हम जड़ों के द्वारा उगा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन की ये विधि है। पत्ती द्वारा भी उगा सकते हैं। ब्रायोफिलम जो है ये पत्तियों के द्वारा उगाई जा सकती है। तनों के द्वारा बाय स्टेम भी उगाया जा सकता है। कलम लगाकर ये आर्टिफिशियल कायिक प्रवर्धन है। कलम लगाकर यानी बाय कटिंग, जैसे गुलाब को कलम लगा करके उगा सकते हैं, गन्ने को और गुड़हल को। दाब लगाना यानी बाई लेयरिंग, नींबू, चमेली और अंगूर को, और रोपड़ द्वारा यानी बाई ग्राफ्टिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। इसका फिगर हम देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कलम लगा करके कैसे करा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। आलू में कायिक प्रवर्धन हो रहा है। यहाँ पर ये धनिया की पत्ती इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कलम लगाया जा रहा है। गुलाब का पौधा है, इसका कलम लगाया जा रहा है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो ब्रायोफिलम पत्ती है, ब्रायोफिलम अबुजा, इसमें कैसे होता है? ये पत्ती पर ही एक नए जीव का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? जो कायिक प्रवर्धन है इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने पढ़ा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और आर्टिफिशियल यानी जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। प्राकृतिक में कैसे आएगा? जड़ों के द्वारा उगा सकते हैं। जड़ों के द्वारा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब जड़ों के द्वारा उगाए जा रहे हैं। ठीक है, ये धनिया है जड़ों के द्वारा उगाई जा रही है, और ये प्याज। और दूसरा क्या है? पत्ती के द्वारा। तो पत्ती के द्वारा यहाँ पर ब्रायोफिलम हमने देखा पत्ती के द्वारा, और यहाँ पर दिया हुआ है तनों के द्वारा। तना के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं तना के द्वारा भी उगाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कलम लगाकर, जैसे गुलाब का कलम लगाते हैं, दाब लगाकर, और रोपड़ की तरफ दाब लगाकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाब कैसे लगाया गया, ये आप देखेंगे दाब लगा करके यहाँ लगाया गया। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? आज हमने जो पढ़ा जीवों में जनन कैसे करते हैं, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पुष्पों में यानी पादपों में जनन कैसे होता है उसके बारे में। तो उम्मीद करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं आपको समझ में आएगा। जीव जनन कैसे करते हैं, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आएगी। यहाँ पर हमने जीव जनन कैसे करते हैं इसको पढ़ा। यहाँ देखिए यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑर्गन है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें क्या होता है? मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इससे हमें प्राप्त होता है शुक्राणु, और फीमेल से प्राप्त होता है अंडाणु। यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के ये जो युग्मक है मिलकर के युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं और एक बच्चे का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शुक्राणु है। यहाँ पर आप देखेंगे शुक्राणु, और ये अंडाणु है। जो महिलाओं के शरीर में पाए जाते हैं अंडाणु है, और ये शुक्राणु है। तो इसके द्वारा बच्चे का जन्म होता है। यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रा है। हाइड्रा मुकुलन के द्वारा आता है। अभी हमने मुकुलन पढ़ा, कायिक प्रवर्धन में मुकुलन पढ़ा। तो मुकुलन में क्या आता है? शरीर पर जो जीव है इसके शरीर पर एक भार आता है और एक नया हाइड्रा बनाएगा। तो मुकुलन के द्वारा प्लेनेरिया, हमने ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया किसमें होता है? पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन किस जीव में होता है? तो प्लेनेरिया में। इसमें जो प्लेनेरिया इसके शरीर को कई भागों में अगर काट दे तो एक नया जीव बना लेता है। और यहाँ पर जो अमीबा है इसको देखा हमने। अमीबा में क्या होता है? एक कोशिका है, एक कोशिकीय अमीबा। इसमें इसी कोशिकाएं दो भागों में डिवाइड होगी और ये दो अलग अलग अमीबा बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। किसे कहते हैं जीव जनन, क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, और क्यों जरूरी होता है जनन करना, क्या है रिप्रोडक्शन, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे पादपों में जनन कैसे होता है, पुष्पों में कैसे जनन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।